जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग की वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के बारे में। और ये बहुत बड़ी बहाली है। आपको किस तरीके से एक सीट अपनी लेनी है, इसमें निश्चित रूप से आपको इसके लिए सटीक रणनीति के तहत पढ़ना होगा। तो उसके लिए आप बात कर लें, आपको एनसीईआरटी निश्चित रूप से कवर करनी है। और मैं यकीन दिलाता हूं, जिस तरीके से मैंने एनसीईआरटी को पढ़कर सफलता हासिल की है, उसी तरीके से पूरा आपको कवर कराने वाले हैं। और बात कर लें, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी के बारे में, जहां से आप देखेंगे निश्चित रूप से आपके टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में एग्ज़ाम में और री एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और एनसीईआरटी जो पढ़ने का सही तरीका है, वो भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप ये देख रहे हैं, मैंने खुद हैंड रिटन नोट से पढ़ाने वाले हैं और इतने शॉर्ट नोट्स पढ़ाने वाले हैं कि आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। कोई भी फालतू चीज़ इसमें नहीं पढ़ाने वाले। जो एनसीईआरटी का एकदम मेन पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, केवल वो आपको मिलने वाला है। और आप देखेंगे जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बहुत कम शब्दों में ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। और मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की और 2 की, यानी कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर में बात की गई है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में, और दूसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव एवं मित्र। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हैं आपकी एनसीईआरटी क्लास 8 में। और जो नई एनसीईआरटी आई है, उसमें 2 से 3 चैप्टर कम कर दिए गए हैं। तो वो सारे चैप्टर हम आपको पुरानी वाली और नई वाली दोनों को मिक्स करके पढ़ाने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी को कवर करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले कितने चैप्टर हैं और वो चैप्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि पहला चैप्टर हम लोग का है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दूसरा चैप्टर इसका क्या है, सूक्ष्म जीव एवं मित्र। तीसरा है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। देखिए, चौथा चैप्टर आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पाँचवा चैप्टर आपका फिर इम्पॉर्टेंट है, कोयला और पेट्रोलियम। यहाँ से आपको नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से एक एक वीडियो क्रमवार लाकर मैं इसको पूरा कवर कराने वाला हूं। तो देख लेते हैं इसमें टोटल अगर चैप्टरों की बात कर लें तो लगभग आपको 18 चैप्टर इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और सारे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से मैं कवर कराने वाला हूं। देख लीजिए, सारे चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इसमें घर्षण भी है, जहाँ से टीआरई में हर बार घर्षण हो गया, आपका बल दाब हो गया, किशोरावस्था की ओर हो गई, इसमें ग्रंथियों के बारे में दिया गया है। तो आपको निश्चित रूप से ध्वनि हो गई और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हो गए, कुछ प्राकृतिक घटनाएं हो गई। तो यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले चैप्टर को देखते हैं और निश्चित रूप से आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहले चैप्टर को, क्लास 8 का हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। मतलब फसलों को कैसे उत्पादन किया जाता है और किस तरीके से इसका प्रबंधन किया जाता है, इसका भंडारण किया जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लगा मेरे को, निश्चित रूप से वही आपको कवर कराने वाले हैं। अगर कृषि पद्धति के बारे में बात करें तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहले किसान जब फसल को उगाता है तो सबसे पहले क्या करता है, उसको मिट्टी को तैयार किया जाता है, भुरभुरा किया जाता है मिट्टी को। उसके बाद बुआई होती है। भाई ट्रैक्टर से क्या करता है, पहले उसको जुताई करता है कि मिट्टी क्या है, भुरभुरी हो जाए। फिर उसमें क्या है, बीज को रोपता है, यानी कि बुआई करना। उसके बाद थोड़े दिनों बाद खाद एवं उर्वरक डालता है। उसके बाद सिंचाई करता है। सिंचाई के बाद जब पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसमें कुछ खरपतवार आ जाते हैं, जो अनावश्यक मतलब पेड़ पौधे होते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। तो उसको हटाता है। फिर उसके बाद कटाई करता है। फिर फसलों का क्या है, भंडारण करता है। तो ये क्रम से सीधा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि
कृषि पद्धति किस प्रकार से की जाती है कृषि। तो ये सीधा सीधा TRE 2 में ये क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा आया था। तो ये आपको कैसे फसल के लिए मिट्टी तैयार की जाती है, फिर बुआई की जाती है, फिर खाद एवं उर्वरक डाले जाते हैं, फिर सिंचाई की जाती है, फिर खरपतवार को नष्ट किया जाता है, फिर कटाई की जाती है, फिर भंडारण किया जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग अगला बात कर लें तो ये NCERT का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मछली के कार्ड लीवर तेल में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन से ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका आ सकता है। लेकिन मछली में पूछा जाए तो विटामिन ए, मछली में क्या विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन कार्ड लीवर तेल में यानी कि यकृत में उसके क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। एक लाइन ये और इम्पॉर्टेंट है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक से क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं फसलों की प्रकार। अब फसलों के प्रकार में फसलें 3 प्रकार की होती हैं। बात कर लेते हैं रबी की फसल के बारे में, खरीफ की फसल के बारे में और जायद की फसल के बारे में। तो एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो सीधा एग्ज़ाम में आता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ाने वाले हैं कि कुछ जो एग्ज़ाम में आपके नहीं आने वाला। अगर इसकी बुआई की बात कर लें तो ये अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है, और कटाई की बात कर लें तो ये मार्च-अप्रैल में काटी जाती है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, और निश्चित रूप से ट्रिक से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। ना से हो गया चना, ई से हो गया गेहूँ हो गया, हूटर से हो गया मटर, बजने से हो गया, बा से हो गया बरसीम हो गया, और फिर उसके बाद जोश से हो गया जौ हो गया, सा से हो गया सरसों हो गया, आलू से हो गया आलू, फिर मसूर हो गया और मूंग हो गया। फिर उसके बाद चने की बात कर ले। देखिए अब आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा समझ में आने वाला है। ये देखिए चना हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गया, बरसीम हो गई, प्याज हो गया, मसूर हो गया और बरसीम हो गई, मूली हो गई और गाजर हो गया। इतना आपको याद रखना है, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाने वाला। अब खरीफ की फसल की बात कर ले तो बुआई की बात कर ले, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर-नवंबर में काट ली जाती है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मक्का हो गया, जवार हो गया, तम्बाकू हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, उड़द हो गई, बाजरा हो गया, लाल मिर्च हो गई, लाल मिर्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाल मिर्च, और मूंग हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई। सोयाबीन में अगर प्रोटीन की बात करें तो 43% प्रोटीन पाया जाता है सर्वाधिक सोयाबीन में। उसके बाद चावल हो गया, गन्ना हो गई और बाजरा हो गया। तो इतना आपको खरीफ की फसल में याद रखना है। अगर जायद की फसल के बारे में बात कर ले तो बुआई की बात कर ले तो मार्च अप्रैल में, और कटाई की बात कर ले तो मई जून में काटा जाता है। तो तरबूज, जिसमें जल पाया जाता है, जल वाली फसलों में तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, कद्दू हो गया और भिंडी हो गई। तो ये आपको निश्चित रूप से इतना आपको तैयार करना है चैप्टर 1 में। अब आप देख लेते हैं नगदी फसल एक और होती है। तो इसमें गन्ना आ जाता है, कपास आ जाता है, जूट आ जाता है, तम्बाकू आ जाती है, तिलहन आ जाता है, सूरजमुखी आ जाता है, चाय आ जाता है, कॉफ़ी आ जाती है और केला। ये सब क्या है, नगदी फसल है। ये सब क्या है, नगदी फसल, जिनको बेचकर तुरंत पैसा मिलता है। चलिए यहाँ से आपका पहला चैप्टर NCERT का कवर हो गया। निश्चित रूप से इससे बाहर एक भी शब्द नहीं आने वाला। जो इम्पोर्टेंट था वो पहले चैप्टर का ख़त्म हो गया। चलिए दूसरे चैप्टर में चलते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से आपको लगभग ये मान लीजिए 3 से 4 प्रश्न। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की ओर, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको निश्चित रूप से TRE 4 में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चैप्टर की बात कर ले तो ये सूक्ष्म जीव किस तरीके से हमारे मित्र और शत्रु हैं उसके बारे में बताया गया है। सूक्ष्म जीव की बात कर ले, सूक्ष्म जीव मतलब इतने छोटे जीव जिनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते या आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं हर जगह विद्यमान हैं। टेबल पर मिलेंगे आपको, पंखे में मिलेंगे आपको, क्या है, पंखे में मिलेंगे आपको, ये आपको ईंट में मिलेंगे, ये आपको पत्थर में मिलेंगे, ये आपको दरवाजे में मिलेंगे, ये आपको खिड़की में मिलेंगे। हर जगह सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। लेकिन इनको देखने के लिए क्या है, हमें यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए जान लेते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी
तथा आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। मतलब इनको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें क्या है, आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये हर जगह विद्यमान तो हैं लेकिन इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब आप कहेंगे सर सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो बात कर लेते हैं सूक्ष्मजीव के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले जीवाणु को हम अगर कहें कि आपने देखा है कि जीवाणु कैसा होता है, तो आप कहेंगे हाँ सर हमने देखा है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा है या आवर्धक लेंस की सहायता से देखा है। लेकिन आपसे कहें आपने ऐसे ही देखा है बिना सूक्ष्मदर्शी के, तो आप कहेंगे सर नहीं दिखता है। कहाँ पर है, नहीं दिखता है। लेकिन सूक्ष्मजीव क्या है, हर जगह है। जीवाणु बैक्टीरिया हर जगह है लेकिन वो नहीं दिखता है। दूसरा क्या है, कवक को ही कह दिया जाता है। अब हम बात करें कवक, तो आप कहेंगे सर कवक कैसा होता है। कवक बात करें तो जैसे आप ब्रेड लाते हैं तो ब्रेड में कभी आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर ऐसे 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 फफूंदी जम जाती है, तो फफूंदी को ही कहा जाता है कवक। क्या कहा जाता है, कवक। उसके बाद प्रोटोजोआ की बात कर लेंगे आप, और शैवाल की बात कर लेंगे। शैवाल, तो ये चार क्या है, सूक्ष्मजीव के प्रकार हैं। चलिए अगर वायरस की बात कर लेंगे, वायरस या विषाणु भी सूक्ष्मजीव होते हैं। विषाणु क्या है, सूक्ष्मजीव होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। ये सूक्ष्मजीव तो होते हैं लेकिन अन्य सूक्ष्मजीवों से, ये जो 3 सूक्ष्मजीव हैं इनसे क्या है, भिन्न कैरेक्टर मतलब पाया जाता है इसमें। वे केवल परपोषी के गुणन होते हैं, मतलब परपोषी के ही गुण प्रदर्शित करते हैं, परपोषी पे ही ये निर्भर होते हैं। यह एक आकोशिकीय संरचना है। जो विषाणु होते हैं वो एक आकोशिकीय संरचना होती हैं, इसमें संरचना नहीं पाई जाती, कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। विषाणु की बात कर लें, जो विषाणु है या वायरस है, ये सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। जैसे ये निर्जीव रहता है लेकिन जैसे ही सजीव के ये अंदर जाता है तो ये सजीव बन जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है इसे वायरस जो होता है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है इसको। अच्छा, वायरस भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2 प्रकार, लेकिन मैंने इसको और एक्स्ट्रा कवर किया है एग्ज़ाम के तरीके से आपके। अगर बात कर लें, गोलाकार होते हैं, कुछ की कहते हैं स्पाइरल होते हैं, कुछ छड़नुमा होते हैं और कुछ कॉमा के आकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। जो गोल होते हैं उनको कहा जाता है कोकस कहा जाता है। क्या कहता है, कोकस। और जो स्पाइरल होते हैं उन्हें स्पिरिल्ला कहा जाता है, और जो छड़नुमा होते हैं उन्हें बैसिलस कहा जाता है, और जो कॉमानुमा होते हैं उन्हें विप्रो कॉलरी कहा जाता है। जैसे विप्रो जो है, ये कॉलरी जो हैजा हो जाता है उसमें कौन सा विषाणु होता है या वायरस होता है, विप्रो होता है, विप्रो। इसीलिए कहा जाता है विप्रो कॉलरी के ज़्यादा होता है। उसमें जीवाणु का कौन सा प्रकार होता है, ये कॉमा वाला प्रकार होता है, कॉमा वाला प्रकार। चलिए अगर शैवाल की बात कर लें तो ये शैवाल की अगर बात करेंगे हम लोग, चलिए अब हम लोग शैवाल के बारे में बात कर लेते हैं। शैवाल के बारे में बात कर लें तो ये क्लाइडोमोनास हो गया, और दूसरा बात कर लें तो ये स्पायरोगायरा। अगर प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, अमीबा हो गया और दूसरा होगा पैरामीशिया। अमीबा के बारे में बात कर लें तो अमीबा देखिए ये चित्र बना, और पैरामीशिया ये चप्पल के आकार का होता है। पैरामीशिया क्या होता है, चप्पल के आकार की इसकी संरचना पाई जाती है। अगर कवक में हम लोग बात करेंगे, कवक में कौन कौन से जीवाणु के प्रकार पाए जाते हैं, तो बात कर लेंगे राइजोपस, ये ब्रेड में पाया जाता है, ब्रेड मोल्ड है, ये क्या है, ब्रेड मोल्ड है। पेनिसिलियम हो गया, और एस्परजिलस, तीसरा क्या हो गया, एस्परजिलस। चलिए ये क्या है आप देख लेते हैं, सूक्ष्मजीव ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया ये सभी जगह पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है वहाँ पर सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। अब सूक्ष्मजीव के किस तरीके से सूक्ष्मजीव मानव के मित्र हैं उसके बारे में बात कर लें तो सूक्ष्मजीव का उपयोग के बारे में बात कर लें। इनका उपयोग दही हो गया, ब्रेड हो गया, केक हो गया, अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो मतलब बेकरी में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है सूक्ष्मजीवों का। पर्यावरण को स्वच्छ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण में देखा होगा कुछ, जैसे आपके मोहल्ले में कोई जानवर मर गया तो उसको जो अपघट्ट करने का, उसको जो साफ करने का काम होता है, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं और कुछ ऐसे कवक होते हैं जो उनको सड़ाते गलाते हैं, उनको अपघट्ट करने का काम करते हैं। तो इसीलिए इनको पर्यावरण का
सफाई कर्मी भी कहा जाता है। सफाई कर्मी भी कहा जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करने में जैसे कौन कौन, जीवाणु हो गए और कवक हो गए, दो का महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब देखिए, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थलीकरण करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है 78%, उसको क्या है, नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब आपने बहुत सुना होगा कि दूध से दही जम जाता है। दूध से क्या है, दही जम जाता है। लेकिन किस प्रकार से जमता है वो आज आप पहली बार जानने वाले हैं। दूध का दही में परिवर्तित होना, ये भी एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। लेकिन दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। दही में क्या है, अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। दही में काफ़ी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो दूध को दही में परिवर्तित करता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। तो वो आपको निश्चित रूप से याद रखना है। जो दूध में क्या है, जनन करके उसे दही में परिवर्तित करता है। जो क्या है, दूध में जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तब दही में परिवर्तित होता है। तो दूध में क्या है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ये क्या करता है, जनन करता है, जिसके माध्यम से दही बनता है। ये जीवाणु करता है। ये क्या है, जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब ईस्ट या कवक के बारे में समझते हैं। ईस्ट तीव्रता से जनन करके, ईस्ट क्या है, तीव्रता से जनन करके श्वसन करने के दौरान, जब ईस्ट तीव्रता से जनन करता है या श्वसन करता है, जब वो श्वसन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जैसे ही आपने देखा होगा कि वो बनाया जाता है क्या, छोला के साथ में भटूरा बनाया जाता है। तो भटूरे का जो मैदा का आटा होता है उसे काफ़ी देर बाद ईस्ट मिलाकर रख दिया जाता है, और काफ़ी देर उसको गूंदा जाता है और ईस्ट मिला दिया जाता है उसमें, तो वो इतना रहता है। फिर उसके बाद बहुत उसका आयतन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो इसमें जनन करता है कौन, ईस्ट यानी कि खमीर यानी कि कवक जनन करता है। उसमें जनन के पश्चात वो जब श्वसन लेता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, जिसकी वजह से ये क्या है, मैदा का आटा बहुत ज़्यादा फूल जाता है, और जिसकी वजह से भटूरे बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। तो अगर आप छोला भटूरा खा पा रहे हैं तो उसमें ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसमें गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा के आयतन को बढ़ा देते हैं। गैस के बुलबुले क्या, खमीर वाले मैदा के आयतन को बढ़ा देते हैं, जिससे वह फूल जाता है, फूल जाता है। तो यानी कि छोला भटूरा बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग आता है, किसका, ईस्ट का। इसलिए बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इस वजह से बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसी से क्या बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है, पेस्ट्रिक हो गया, केक हो गया, बनाया जाता है। मतलब ईस्ट से ही क्या बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है, पेस्ट्रिक बनाया जाता है और केक बनाया जाता है, जिसको आज हम लोग बड़ी मात्रा में जिसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है सूक्ष्म जीव क्या है, कुछ मित्र हैं और कुछ शत्रु भी हैं। अब देख लेते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। जैसे जौ हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, फलों के रसों में भी उत्पन्न प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। मतलब जो जौ होते हैं या गेहूं है या चावल हैं या फलों के रस हैं, तो इनको प्राकृतिक रूप से सड़ाया गलाया जाता है और इनके रस से क्या है, अल्कोहल यानी कि शराब बनाई जाती है। तो इसमें ईस्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईस्ट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कवक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर किण्वन की बात करें, किण्वन गेहूं, चावल और फलों द्वारा प्राप्त शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाता है। किण्वन क्या होता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया और फल हो गए, जो उनके रस हैं, तो उनसे क्या है, अल्कोहल में जब परिवर्तित कर दिया जाता है, उन्हीं की शर्करा को अल्कोहल में जब परिवर्तित कर दिया जाता है, उसी को ही किण्वन कहा जाता है या कहा जाता है फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको एक एक बात समझ में आने वाली है। अगर किण्वन की खोज के बारे में बात करें तो लुईस पास्चर ने की। किसने की, लुईस पास्चर ने 1857 में किसने की, लुईस पास्चर।
और इन्हीं ने ही रेबीज के टीके की खोज की, इन्हीं ने ही पाश्चीकरण की खोज की, इन्हीं ने ही किण्वन की खोज की। तो ये आपको 3 से 4 चीज़ें याद रखनी है। रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर, रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर, पाश्चीकरण विधि की खोज लुईस पाश्चर, किण्वन विधि की खोज लुईस पाश्चर। तो ये आपको याद रखना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगर हम बात कर लें सूक्ष्म जीव में औषधि का उपयोग, सूक्ष्म जीव किस तरीके से औषधि बनाती हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा किस तरीके से औषधि बनाई जाती है। जीवाणु और कवक, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, जीवाणु और कवक से ही क्या है, जीवाणु और कवक से ही एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जिसे प्रतिजैविक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिजैविक। अगर हम लोग प्रतिजैविक की बात कर लें तो प्रतिजैविक कौन कौन सी पाई जाती है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। प्रतिजैविक पहली बात बनती किससे, एंटीबायोटिक बनती किससे हैं, अगर बात कर लें तो जीवाणु और कवक के द्वारा बनाई जाती हैं। अब बात कर लें एंटीबायोटिक के प्रकार कौन कौन से हैं। अगर पहले की बात कर लेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पहले क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया जाता सीधा कि इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है। तो पहले क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है टेरासाइक्लिन और तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन। तो ये आपको 3 याद रखनी है। प्रथम अगर एंटीबायोटिक की बात कर लें तो प्रथम एंटीबायोटिक क्या है, पेंसिलिन। क्या है, पेंसिलिन। इसको तैयार कैसे किया गया, जीवाणु और कवक के द्वारा, जीवाणु और कवक के द्वारा तैयार किया गया। अब अगर विषाणु, नोट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, विषाणु द्वारा होने वाले रोग में एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। मतलब विषाणु द्वारा जो भी रोग होगा, जैसे एड्स हो गया, जुखाम हो गया, खांसी हो गई, जुखाम हो गया, ये हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, और भी जितनी जो वायरस के द्वारा होती हैं बीमारी, तो उनमें क्या है, एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। और ये किस में काम करता है एंटीबायोटिक, जीवाणु और कवक द्वारा जितने भी रोग होते हैं उसमें सब में एंटीबायोटिक बहुत असरदार होता है। चलिए ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सीधे पेपर में बना देते हैं, सीधे सीधे पेपर में रख दी जाती है। अगर इसकी खोजकर्ता की बात कर लें अगर, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सन 1929 में की। और प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी है, प्रथम एंटीबायोटिक औषधि के बारे में बात कर ले तो पेंसिलिन है। कौन सी है, पेंसिलिन है। निर्माण किसमें किया इन्होंने, कवक द्वारा इसका निर्माण हुआ, यानी कि फफूंदी, कवक द्वारा यानी कि फफूंदी द्वारा इसका निर्माण हुआ। अब आप पूछ रहे थे कि सर पाश्चीकरण क्या होता है, पाश्चीकरण क्या होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये पाश्चीकरण के बारे में बात करें, ये मान लीजिए दूध है, दूध को क्या है, एक हाई टेम्परेचर पर गर्म करना, ये क्या बर्नर लगा हुआ, इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करके एकाएक ठंडा कर लेना, एकाएक ठंडा करके इसको पैकेटों में बंद कर देना, यही पाश्चीकरण विधि कहलाती है। क्योंकि इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, सूक्ष्मजीव, तो सब मर जाते हैं और ये क्या पाश्चीकरण हो जाता है इसका, दूध का, और ये काफ़ी दिनों तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो देख लेते हैं पाश्चीकरण की बात कर लें तो दूध को उबालने पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूध को उबालने पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब तापमान देने पर 15 से 20 सेकंड तक गर्म करने को ही पाश्चीकरण कहा जाता है, गर्म करने को ही पाश्चीकरण कहा जाता है। इसे लुईस पाश्चर ने दिया, इसका निर्माण किसने किया, लुईस पाश्चर ने बताया इसके बारे में। तो इसीलिए पाश्चीकरण की खोज किसने की, लुईस पाश्चर ने की। अब हम लोग देखने वाले हैं नाइट्रोजन स्थलीकरण, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर नाइट्रोजन स्थलीकरण की बात कर लें तो अगर हम लोग वायुमंडल में अपने बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की अगर मात्रा की बात करें तो 78% है, और ऑक्सीजन की मात्रा की बात कर लें तो लगभग आपको 21% देखने को मिलने वाली है। तो हम लोग ऑक्सीजन तो बड़े आसान से ले लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को ले लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या पाई जाती है, यौगिक के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन कैसे पाई जाती है, यौगिक के रूप में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना ही स्थलीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन स्थलीकरण कहलाता है। इसके लिए कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेकर नाइट्रेट में बदलकर पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। तो बात कर लेते हैं अगर स्थलीकरण की, नाइट्रोजन स्थलीकरण की, तो वायुमंडल नाइट्रोजन 78% को यौगिक के रूप में नाइट्रेट में बदलना ही नाइट्रोजन स्थलीकरण कहलाता है।
अब नाइट्रोजन स्थलीकरण की बात कर लें तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थलीकरण करते हैं पौधों द्वारा। लेग्नोनियस कुल के जो पौधे अपनी जड़ों में नाइट्रोजन को एकत्रित करके मतलब नाइट्रेट में बदलते हैं तो वो लेग्नोनियस कुल के होते हैं, मतलब उसमें जड़ें पाई जाती हैं। उसमें जो जड़ें पाई जाती हैं उसमें क्या है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और ये कुल क्या होता है, इनका लेग्नोनियस कुल होता है और इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट को ग्रहण करता है। जो मिट्टी में क्या है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन आती है, पौधे उसे क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं और जड़ द्वारा क्या है, ऊपर जाते हैं क्या, नाइट्रेट जाती हैं तथा नाइट्रोजन का स्थलीकरण कहते हैं। जैसे कौन कौन से पौधों के बारे में बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से आएगा, दाल जैसे हो गई, मटर हो गई, चना हो गई, तो ये सब क्या है, नाइट्रोजन स्थलीकरण करते हैं ये पौधे। अब नाइट्रोजन अगर स्थिरीकरण के बारे में बात कर लें तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। और अगर बात कर लें जो नाइट्रोजन है वो तड़ित यानी कि बिजली के माध्यम से भी नाइट्रोजन का स्थलीकरण किया जाता है। ऑक्सीजन अगर बिजली आ जाएगा ना तो आप चकरा जाएंगे और आप गलत कर देंगे। तो आप याद रखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ कि बिजली के भी माध्यम से नाइट्रोजन का स्थलीकरण किया जाता है। लेकिन कुछ जीव या कवक होते हैं ऐसे जो मिट्टी में क्या करते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित हो उसे नाइट्रेट में बदलते हैं और पौधों को देते हैं। यही पौधे, इसी वजह से नाइट्रोजन स्थलीकरण पौधे द्वारा होता है। और इसे ही जीवाणु क्या है, जीवाणु खाते हैं। जैसे पेड़ पौधों को हम लोग खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं, तो जीव जंतु को कहाँ से मिलती है ऊर्जा, पौधों से मिलती है नाइट्रोजन। उसके बाद बात कर लें, जब जीव जंतु ये उत्सर्जन करते हैं मृत्यु के पश्चात, फिर ये क्या है, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये पूरा चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसी को ही कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन स्थलीकरण। अगर हम बात कर लें खोजकर्ता की बात कर लें, एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने की। कब की, 1798 में इसकी खोज की। अब हम ये वाली स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। टीआरई 2 में लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे डायरेक्ट। अब हम बात कर लें मानव रोग, सूक्ष्मजीव और संचरण का तरीका और बचाव, ये बात करने वाले हैं। अगर क्षय रोग की बात कर लें, टीबी को क्षय रोग कहा जाता है, इसी को यक्ष्मा कहा जाता है। बात कर ले अगर सूक्ष्मजीव की बात कर ले तो जीवाणु द्वारा होता है और संचरण कैसे होता है, वायु द्वारा। ये वायु द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खसरे की बात कर ले तो ये वायरस द्वारा होता है और संचरण की बात कर ले तो वायु द्वारा। और चिकन पॉक्स की बात कर ले तो वायरस द्वारा होता है और ये कैसे होता है, वायु और सीधा संपर्क में। जैसे इस रोग से पीड़ित अगर आप व्यक्ति के पास जाते हैं तो वायु से होता है इसमें संचरण और सीधा संपर्क में, तो ऐसे रोगी से क्या थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए। और उसके बाद पोलियो की बात कर लें तो ये भी वायरस से होता है और वायु और जल दोनों से फैलता है। और इसके रोग के अगर उपाय के बारे में बात कर लें तो रोगी व्यक्ति को अपने से दूर रखें और व्यक्तियों से अलग रखने की उचित सलाह दें और टीकाकरण करवाएं इसका, बस। उसके बाद अगर हैजा की बात कर लें तो जीवाणु द्वारा फैलता है और बात कर लें जीवाणु द्वारा होता है। और उसके बाद बात कर लें संचरण कैसे होता है, भोजन और जल द्वारा, जल और भोजन द्वारा। और टाइफाइड की बात कर ले तो जीवाणु द्वारा होता है और फैलता कैसे, जल से फैलता है, दूषित जल से। व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों द्वारा इसको बचाव किया जा सकता है इसका। अगर मलेरिया की बात कर लें तो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मादा मच्छरदानी का उपयोग क्या है, मच्छरदानी का उपयोग किया जाना चाहिए। मलेरिया क्या तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। अब हम लोग देखिए ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। निश्चित रूप से आपको इसके बाद कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया, बस आपको इतना याद रखना है, पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। पा से हो जाएगा प्लेग हो जाएगा, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया हो जाएगा, ता से हो जाएगा तपेदिक हो जाएगा, का से हो जाएगा काली खांसी हो जाएगा, ती से हो जाएगा टिटनस हो जाएगा और टाइफाइड हो जाएगा, और ना से हो जाएगा निमोनिया हो जाएगा, और हा से हो जाएगा हैजा हो जाएगा, और का से ही कुष्ठ रोग हो जाएगा। इतना, और 2 और हैं, और एक है सिफिलिस और एक है गोनोरिया। सिफिलिस और गोनोरिया 2 आपको अलग से याद करने हैं, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। प्रोटोजोआ से बात कर लेंगे, पापा काम पर
पापा काम पर सोते हैं, तो पा से हो जाएगा पायरिया हो जाएगा, पा से हो जाएगा पेचिस हो जाएगा, का से कालाजार हो जाएगा, और सोने से हो जाएगा निद्रा रोग हो जाएगा, और ये माँ से हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। वायरस की बात कर लें तो वायरस में आपको ये देखिए रेबीज हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, छोटी माता हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, खसरा हो जाएगा और ट्रेकोमा। और भी मैं याद मतलब ट्रिक बता दे रहा हूँ। ए चाचा इन्हें मारो और खरे गाल पे छापो। देखिए ए चाचा इन्हें मारो खरे गाल पर छापो। तो देखिए ए से हो जाएगा एड्स हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा एड्स हो जाएगा, चा से क्या हो जाएगा चेचक हो जाएगा, और इन्हें से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ये हाथ से हो जाएगा हेपेटाइटिस हो जाएगा, माँ से हो जाएगा रो से हो जाएगा ये मेनिंजाइटिस हो जाएगा, माँ से मेनिंजाइटिस हो जाएगा, और रा से रेबीज हो जाएगा, और खा से खसरा हो जाएगा, और उसके गा से हो जाएगा ग्वाइटस रोग यानी कि गलसुआ हो जाएगा, और पा से हो जाएगा पोलियो हो जाएगा, और छा से हो जाएगा छोटी माता हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद करना, और टा से हो जाएगा ट्रोकोमा हो जाएगा। ऐसे आपको इससे याद हो जाएगा पूरा। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है कवक द्वारा गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गा से हो जाएगा गंजापन हो जाएगा, दा से हो जाएगा दमा हो जाएगा, दाद हो जाएगा, खा से खाज हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, और ये फूड से हो जाएगा एथलीट फूड यानी कि हाथी पाँव रोग। बस इतना आपको याद रखना है। और कुछ फसलों के भी याद रखना है, प्रमुख फसल के रोग। नींबू का जैसे कैंकर रोग हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा होता है और वायु द्वारा फैलता है। और गेहूं का रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है, वायु और बीज द्वारा होता है। भिंडी का पीत रोग वायरस द्वारा होता है, कीट द्वारा। और मूंगफली का टिक्का रोग। इतना आपको याद रखना है। इतना आपने याद रख लिया तो निश्चित रूप से आपका पूरा का पूरा कवर होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए ऐसे ही आपके चैप्टर बाय चैप्टर आने वाले हैं, पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं, सारे चैप्टर इसमें कवर कराए जाएंगे। चलिए ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।